ये जीएस पेपर 1 सोसाइटी का पहला लेक्चर है। इसको हम शुरू करते हैं। समाज एक समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, समान संस्कृति साझा करता है। इसमें लोग, संस्थाएं, साझा मान्यताएं, विचार शामिल हैं। समाज को सतत रूप से चलाने के लिए नियमों कानूनों की आवश्यकता होती है। इससे लोगों के व्यवहार नियंत्रित होते हैं। अब जो नियम कानून हैं वो धीरे धीरे इन नियम कानूनों से एक मूल्य प्रणाली विकसित होती है, और जो मूल्य प्रणाली है इससे सांस्कृतिक प्रणाली विकसित होती है। समय के साथ इससे लोग जुड़ जाते हैं। जैसे सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो, ऐसे मूल्य विकसित हो जाते हैं और यही एक सांस्कृतिक प्रणाली बन जाती है। इससे जो जुड़ाव से जुड़ाव दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव से मूल्य विकसित होते हैं और नेगेटिव से क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। सामाजिक संरचना समाज के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग अपनी रुचि, मान्यताओं, मूल्यों, संस्कृति, व्यवहार के आधार पर पारस्परिक जुड़ते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। जैसे महिलाएं हैं, एक परिवार है, महिलाएं, वृद्ध, ये सब एक सामाजिक संरचना बना रहे हैं। उसमें एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अपनी विश्वास, अपनी मान्यताएं एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। विभिन्न वर्गों की अलग अलग परिवार में रहने की जीवन शैली, जाति व्यवस्था, विवाह प्रणाली होगी, अलग अलग होगी। शहरी ग्रामीण दो वर्ग हैं। अब इन दोनों के बीच अंतःक्रिया है, वो सामाजिक संरचना बना रही है। डिजिटल युग, वैश्वीकरण के कारण ये वर्ग अधिक अंतःक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। सामाजिक संरचना से जुड़ी समस्याएं: बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, संप्रदाय, गरीबी, असहिष्णुता, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा। सिंधु घाटी सभ्यता से आधुनिक काल तक सामाजिक संरचना का स्वरूप बदलता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी थी? समाज की आर्थिक क्रियाएं, सोच, तर्क, तकनीक, ये सब हैं वो समाज कैसा चल रहा है, ये सब उसकी सामाजिक संरचना को बनाती हैं, सामाजिक संरचना का गठन करते हैं, प्रभाव डालते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वैश्विक लक्षण, अन्य वैश्विक सभ्यताओं से व्यापार संबंध थे, समतावादी, बराबरी की भागीदारी। इसमें जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, भेदभाव नहीं था। ये समता मूलक थी सिंधु सभ्यता। वैदिक आते आते ये नगरीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी, और इसमें जो वर्ण है उसका नाम मिलता है, लेकिन उस व्यवहारिक रूप जाति व्यवस्था का नहीं है, जाति और वर्ण व्यवस्था का। अभी एक सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। इसमें सबसे पहला है प्राचीनता। अन्य संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा, लेकिन अपनी संस्कृति की मूल भावना को छोड़ा नहीं। अन्य संस्कृतियों से कुछ न कुछ सीखते रहे, उनकी सकारात्मक जो बातें हैं उनको अपने में आत्मसात करते रहे। भारतीय संस्कृति ने प्राय संसार की सभी संस्कृतियों का उत्थान पतन देखा है। इससे भारतीय संस्कृति और भी समृद्ध हुई। आज भी वैदिक धर्म का जो यज्ञ की प्रणाली थी वो आज भी होती है। जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली जो पहले से चली आ रही थी वो आज भी हम मानते हैं। प्राचीन जो ये थी परंपराओं ने आज भी मानते आते हैं। भारतीय संस्कृति का अतीत आज भी जीवित है। स्थायित्व, स्टेबिलिटी जो है, भारतीय संस्कृति अनेक परिवर्तनों के साथ साथ स्वयं भी बदलती गई है, परंतु समाप्त नहीं हुई, अभी तो आज भी जीवित है। उसमें स्थायित्व बना हुआ है, समय के साथ अपने को चेंज करती रही है। अन्य संस्कृतियों के सकारात्मक पहलुओं को अपने में समायोजित करती रही है। सहिष्णुता, भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सहिष्णुता है। इसके कारण क्या हुआ, भारत में विविधता जो बनी हुई है वो विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न सोच, विभिन्न रीति रिवाज मानने वाले लोग भी एक दूसरे से जुड़कर रह रहे हैं। भारत में विविधता में अनेकता है, अनेकता में एकता है।
तो उस सहिष्णुता के कारण ही भारत में ये सब आज तक एक देश अखंड भारत बना रह पाया है। ऋग्वेद में एक ही परमात्मा का ज्ञानी जन अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। अपने से भिन्न लोगों, विचारों, विश्वासों, भावनाओं का आदर करना व उनसे मिलजुल कर रहना ही सहिष्णुता कहलाता है। गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरी सभी लोग मेरी ही पूजा कर रहे हैं विभिन्न रूपों में। सहिष्णुता के कारण ही भारतीय सभी धर्म संस्कृतियों से प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं। सहिष्णुता के कारण ही भारत में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। सहिष्णुता ने ही भारतीय संस्कृति को सदैव जीवित रखा और निरंतरता प्रदान की। पहला प्राचीनता हो गया, दूसरा स्थायित्व हो गया, सहिष्णुता हो गया। अब अनुकूलनशीलता, समय के साथ बदलना। समय, देश और परिस्थितियों के अनुसार बदलने की प्रक्रिया है। समय के अनुसार अपने को ढालना, अपने आदर्शों, संस्कारों, परंपराओं में बहुत अधिक बदलाव नहीं। दूसरी संस्कृतियों को अपने में आत्मसात, उनकी जो अच्छाइयाँ, पॉजिटिव थिंग्स थी, उनको अपने में आत्मसात कर लिया। भारतीयों ने अपनी परंपरा के मौलिक और सार तत्व को बनाए रखते हुए उसे नया आकार प्रदान किया। एग्जाम्पल, व्रत है, जो उपवास है, उसको शरीर के लिए लाभदायक है। इससे ये सप्ताह में एक बार व्रत रखने से पेट साफ होता है, ऐसा ये वैज्ञानिक तरीका निकाल कर उसको जारी रखा। ग्रहणशीलता है, दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को ग्रहण करना। डॉडवेल ने कहा है, भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है, जहाँ अनेक नदियाँ कर गिरती हैं, जियो और जीनो तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। सर्वांगीणता, भारतीय संस्कृति जो है वो जीवन को एक लक्ष्य प्रदान करती है। ये भौतिकतावादी केवल संस्कृति नहीं है, मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पाश्चात्य संस्कृति की भांति केवल भौतिक नहीं है। आशावादी प्रकृति है, आशावादी प्रकृति के कारण ही भारतीय संस्कृति में अब तक स्थायित्व जो बना हुआ है, वो कर्म का प्रतिफल न मिलने पर भी कर्म करते रहो। एक आशावादी है, कंटिन्यूटी प्रोसेस है। आशावादी प्रकृति के कारण ही भारतीय संस्कृति सदैव जीवित रह पाई है। धर्म की अवधारणा, धर्म केंद्रीय महत्व रखता है। जो धर्म है वो भारत में दो रूप पाए जाते हैं, एक दार्शनिक, एक नैतिक धर्म है। दार्शनिक कहता है ईश्वर अजर अमर है, शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सृष्टि का रचयिता है, कर्मों का फल देता है। ये सब एक दार्शनिक पक्ष है। दूसरा नैतिक है, जहाँ पे बोलते हैं कि एक मानव धर्म है, इसको मानव धर्म बोल सकते हैं। व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए, सबके बारे में भला सोचना चाहिए। व्यक्ति को उसके दायित्व निर्धारित करता है कि ऐसा नहीं कि बस धर्म कुछ नहीं है। तो धर्म एक मानव धर्म का रूप दिखाता है। वेदों, उपनिषदों, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, कुरान और बाइबल का गहरा प्रभाव इन ग्रंथों ने आशावादिता, आस्तिकता, त्याग, तप, संयम आदि का पाठ पढ़ा है। सामाजिक श्रेणीबद्धता, ये एक तरह से नेगेटिव है, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय सामाजिक संरचना में श्रेणीबद्धता के परंतु आता वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था विचार है, जाति व्यवस्था अभ्यास और व्यवहार में है। वर्ण व्यवस्था क्या है? श्रम विभाजन के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया था, लेकिन समय के साथ साथ ये जन्म से निर्धारित होने लगे। बाद में यह श्रम विभाजन जाति व्यवस्था में कठोरता से बदल गया। जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम बनाए गए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आश्रम का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जाति व्यवस्था, जाति की सदस्यता जन्म के आधार पर मिल जाती है। जिस जाति में जन्म, जीवन पर्यंत उसी जाति में जीवन व्यतीत। जाति श्रेणीबद्धता का चरम रूप है। जाति भी उपजातियों में बटी हुई है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। पुरुषार्थ, मानव जीवन के 4 लक्ष्य: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आश्रम, जीवन का आयु 100 वर्ष मानकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखना। शरीर, आत्मा में बंटवारा। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है, जो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। संस्कार, शरीर की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति की भौतिक मानसिक विकास के लिए। संस्कार पूर्णतः वैज्ञानिक है, इससे आत्मा शुद्ध होती है। पितृसत्ता, भारतीय समाज में पितृसत्ता एक प्रमुख विशेषता है। कई जनजातियों में मातृसत्ता भी है। ऋग्वेद के श्लोक में वीर पुत्रों की प्राप्ति की प्रार्थना है। संपत्ति का पिता से पुत्र को हस्तांतरण ही पितृसत्ता की में माना जाता है। सांस्कृतिक व्यवस्था, विभिन्न समूहों के अस्तित्व के कारण भारत सांस्कृतिक रूप से विविधता वाला देश है। सांस्कृतिक व्यवस्था, इसमें भाषाएं हैं, उत्सव और त्यौहार हैं,
तो हर क्षेत्र समुदाय की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है। धर्म, दुनिया के सभी प्रमुख धर्म भारत में पाए जाते हैं। सांस्कृतिक तत्व और राष्ट्रीय पहचान, भारत सभी परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करता है। इसने विश्वास में एकता, भारत सभी परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करता है। इसने विविधता में एकता, भारत की प्रतिबद्धता है। विविधता में भी एकता बनी हुई है। संस्कृति के विभिन्न रूपों में के अस्तित्व ने भारत को सहिष्णु देश बनाया है। ग्राम प्रधानता, अधिकतर जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। ग्रामीण समुदाय का आधार कृषि है। वैश्वीकरण, तो हम देखें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सबसे पहले ये प्राचीनता है। भारत संस्कृति बहुत प्राचीन है। स्थायित्व है, बहुत संस्कृतियों को उजड़ते देखा है लेकिन इसमें स्थायित्व बना हुआ है। ग्रहणशीलता है और अनुकूलनशीलता है, समय के साथ अनुकूलन, समय के अनुसार अपने जो रीति रिवाज हैं वो हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन भी करना पड़ता है, वो भी किया है। ग्रहणशीलता है, सहिष्णुता है, ग्राम प्रधानता है और सांस्कृतिक विविधता में एकता है, पितृसत्ता है और ये है दूसरा है आशावादिता है। तो ये सब मिला के भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। दूसरा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अभिप्राय संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव का रूप प्रदान करना है। इसमें विश्व का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण शामिल है। यह वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी की मुक्त आवाजाही पर बल देता है। इसमें विभिन्न देशों की व्यापारिक गतिविधियां संयुक्त होकर एक वैश्विक बाजार बनाती हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भर एवं एकीकरण बढ़ता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद शुरू हुआ। सभी देशों के मध्य व्यापार को सरल बनाना और वस्तुओं, सेवाओं की एक देश से दूसरे देश में जो ये है व्यापार है उसको सुलभ बनाना, ये वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का एक ग्लोबल विलेज की तरह बनाता है, सबको एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। वैश्वीकरण के मूल्य, वैश्वीकरण के लिए मतलब क्या क्या मूल्य है, उसमें क्या आवश्यक है? खुली व्यापार प्रतिव्यवस्था होनी चाहिए, वस्तुकरण को बढ़ावा देता है, ये लोकतंत्र को, मानवीय अधिकारों के मुद्दों को उठाना, तर्क को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय विनियमों को सरल बनाया गया। इससे भारत का विदेशी व्यापार सुगम हुआ। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ और यहाँ उत्पादन सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ किया। रोजगार, भारतीय युवाओं को तकनीक के क्षेत्र में अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध हुए। कुशल और अकुशल दोनों को ही वैश्वीकरण देश को आर्थिक विकास को गति देकर रोजगार के नए द्वार खोले हैं। वैश्वीकरण ने ग्रामीण बाजारों में उत्पाद प्रक्रिया आधार रोजगार के अवसरों को उन्नयन कर एमएनसी में कई अवसर नहीं दिया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उत्पादों के मूल्यों में कमी, महंगाई में कमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव। वैश्वीकरण का परिवार और विवाह पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण से परिवार में क्या है? परिवार में ये है कि जो संयुक्त परिवार था वो प्रणाली उसका ह्रास हुआ है। एकल परिवार ज़्यादा बने हैं और लोग भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। भौतिकवादी बने हैं, वृद्धों के लिए परेशानी हुई है। युवा है, मानसिकता विकार होती जा रही है उसकी। महिलाओं के प्रति अत्याचार, हिंसा, छेड़खानी, बलात्कार जैसी जो ये हैं वो भी बढ़ी हैं। तो पारिवारिक विघटन, संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, दाम्पत्य जीवन कमजोरी, तलाक में वृद्धि, पारिवारिक मूल्यों का पतन, वृद्धों की अवहेलना, वृद्धाश्रम बड़े, परिवार में भावनात्मक लगाव कम, विवाह संबंधी प्रथागत रूढ़िगत पक्षों को कमजोर होना, जीवन साथी चुनने का अधिकार बढ़ा, प्रेम विवाह बढ़े, अंतर्जातीय विवाह बढ़े, सहनिवास लिव इन रिलेशनशिप बढ़ा, पाश्चात्य संस्कृति के रीति रिवाज बढ़े, विवाह संस्था के रूप में महत्व हो रहा है। वैश्वीकरण का स्त्रियों की स्थिति पर प्रभाव। महिलाओं में स्वतंत्रता, समानता बढ़ी, इससे उनकी स्थिति सुधरी, महिला आत्मनिर्भर बनी, नए रोजगार अवसर मिले, उन्हें निर्णय लेने की आर्थिक रूप से समृद्ध हुई तो निर्णय प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप बढ़ा, उन्हें स्वतंत्रता मिली, समानता मिली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता, कौशलता बढ़ी, उनकी कौशल बढ़ा,
बट इससे आर्थिक स्थिति सुधरी। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है पाश्चात्य के ये वैश्वीकरण के। तो अंधाधुंध पश्चिमीकरण ने स्त्रियों को उपभोग की वस्तु बना दिया है। असली कार्यक्रमों में कहा था प्रभाव एवं विकृति क्षेत्र का बलात्कार है कि ये सब घटना देखने को मिले। वर्ग और जाति पर प्रभाव। वर्ग जाति का विभाजन कमज़ोर हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं। अभी जजमानी व्यवस्था का विघटन हो गया है। सामाजिक परिस्थिति में धन का महत्व बढ़ा है। जाति आधार पर उनकी योग्यता विशेषाधिकार लगभग समाप्त हो गए हैं। पहले जाति के आधार पर ही कि ये आदमी यही काम करेगा तो वही करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कोई भी अपनी योग्यता के आधार पर वो काम कर सकता है। अस्पृश्यता छूत उनको पूरा अंत हो गया है। SC ST इनकी स्थिति सुधरी है, इन्हें अपने अधिकार मिले हैं, सजगता बढ़ी है, समानता मिली है, सम्मान मिला है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। नवीन मध्यम वर्ग का उदय, उनको जॉब मिल रही है तो नवीन मध्यम वर्ग है। धर्म पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव। उदारीकरण है। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों को हटा लेना तथा उनमें ढील देना। इसका लक्ष्य मुक्त बाजार व्यवस्था की स्थापना करना है। भारत में इसकी शुरुआत 1991 से हुई। इससे देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। उदारीकरण का है कि बाहरी कंपनियां हैं, उनको आने के लिए जो प्रतिबंध थे उनको हटा दो। वित्त का जो बाहर से अंदर FDI है वो भी अंदर आने के लिए, और बाहर से आयात निर्यात की जो प्रतिबंध है उनको हटा दो, समाप्त कर दो या ढील दे दो। तो ये सब उदारीकरण होता है, उदारीकरण हुआ है। आर्थिक उदारीकरण निजीकरण को प्रोत्साहन देता है। भारत में उदारीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद शुरू हुआ। सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्योगों को बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार लेन देन की अनुमति दी। विदेशी कंपनियों निवेशकों के लिए आर्थिक सीमाएं खोल दी। 2006 में उदारीकरण चरम पर था। GDP वृद्धि दर 9.6% हो गई, और आर्थिक सुधारों से पहले की अपेक्षा बाद में जो GDP वृद्धि दर है वो 2 गुनी हो गई। उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ाना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी में प्रगति, निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाकर और उसका विस्तार करके देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना, देश के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। उदारीकरण का तो ये सब है। इसका उदारीकरण का क्या है? उदारीकरण से क्या है, विदेशी वस्तुएं और सेवाएं हैं वो कम सुलभ रेट पर और आसानी से भारतीयों को भी प्राप्त हो जाएं, और यहाँ की सेवाओं को निर्यात भी हो जाए। प्रौद्योगिकी का हमारे देश में अच्छी बाहर की प्रौद्योगिकी, नई नई तकनीक आ जाए, निजी क्षेत्र आगे बढ़े, जिससे क्या देश की आर्थिक क्षमता है वो बढ़े, देश के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। उदारीकरण का सामाजिक संरचना पर प्रभाव, जो वैश्वीकरण का है वही उदारीकरण का है। सामाजिक संरचना कैसे बदल रही है? उदारीकरण के कारण। उदारीकरण के कारण क्या हो रहा है? महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं, वो SC ST और जो नवीन मध्यम वर्ग है वो सब इसके दायरे में आ रहा है। उदारीकरण ने नए रोजगार अवसर प्रदान किए, इससे नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। शिक्षा, शहरीकरण की वृद्धि से समाज में जाति व्यवस्था, फर्क भेद जैसी भावना कम हुई। SC ST महिला वर्ग को उनका अधिकार समानता के बारे में जागरूकता मिली और उन्हें समान अधिकार मिले। महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया। इससे पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर हुई, एकल परिवार का चलन बढ़ा। नई पीढ़ी में पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण बढ़ रहा है, जिससे नशाखोरी, घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति छेड़खानी, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आर्थिक उदारीकरण से वृद्ध समुदाय में अकेलापन बढ़ रहा है। व्यक्तिवाद, भौतिकतावाद बढ़ा है। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। GDP वृद्धि दर आर्थिक सुधार से पहले की अपेक्षा 2 गुनी रही है। औद्योगिक विकास, भारत में नई प्रौद्योगिकी MNC के आगमन से कम मूल्य पर विदेशी उत्पाद व सेवाएं प्राप्त हो रहे हैं। नई इकाइयां स्थापित होने से भारत में कुशल व अकुशल रोजगार अवसर बढ़ रहे हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र कम रह गया है। सरकारी समर्थन के कारण लघु उद्योग क्षेत्र विकास कर रहा है, फिर भी प्रतिस्पर्धा के कारण स्थिति खराब बनी हुई है। कृषि पर प्रभाव।
कृषि अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का केवल 15% हिस्सा है। 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। प्रौद्योगिकी मशीनीकरण से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र में भारत के रोजगार के अवसर सुलभ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में, उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र का प्रवेश होने से नए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय बने हैं। निजीकरण है। निजीकरण निजी निकायों की शक्ति में वृद्धि तथा सार्वजनिक निकायों की शक्ति में कमी है। निजीकरण, जो सार्वजनिक संस्थान हैं, निकाय हैं, उनको निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देना, उनका हस्तांतरण कर देना। किसी सार्वजनिक निकाय को निजी निकाय में बदलने को उस निकाय का निजीकरण कहते हैं। निजीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायों, संस्थानों को केंद्र या राज्य से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सकारात्मक प्रभाव। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अधीन बेहतर प्रदर्शन करने के सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार के पास व्यस्तता होती है, और निजीकरण से बेहतर कामकाज देखरेख होती है। निजी क्षेत्र वस्तु और सेवा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देता है, उसे बाजार में प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाता है। निजी क्षेत्र लाभ को लक्ष्य बनाता है, इससे कम कीमत पर अधिक सार्वजनिक सुविधा के लिए नए नवाचार सामने आते हैं। निजीकरण से सरकार का भार कम हो जाता है, जिसका उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए अन्य कार्यों को करने में किया जा सकता है। निजीकरण से सार्वजनिक सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का स्तर कम हो जाता है। निजीकरण के नेगेटिव इम्पैक्ट। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के बाद निजी कंपनियां राजस्व सृजन और लाभ पर ध्यान केंद्रित कर देती हैं। इस तरह वे आपातकाल या मंदी की स्थिति में जनता के लिए कोई योजना शुरू नहीं कर सकती हैं, कोई कल्याणकारी योजना शुरू नहीं कर पाएंगी। निजी क्षेत्र के नियंत्रण के बाद पारदर्शिता में कमी आती है, क्योंकि निर्णयों का केंद्रीकरण हो जाता है। संस्थान के निजीकरण से प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार कम हो जाता है, लेकिन गैर न्यायिक तरीके से सदस्यों के समर्थन से अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। क्षेत्रवाद है, उसको देखते हैं। राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या राज्य या प्रांत या छोटे क्षेत्र से लगाव, निष्ठा, वरीयता या क्षेत्रवाद कहलाता है। राष्ट्र की तुलना में किसी छोटे क्षेत्र, राज्य, प्रांत को अधिक वरीयता देना, उसके बारे में उसको अधिक वरीयता देना, उसे लगाव या निष्ठा रखना, ये क्षेत्रवाद कहलाता है। इसमें क्षेत्र के जो मुद्दे हैं ज़्यादा उभर कर आते हैं राष्ट्र हित की अपेक्षा। एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विशिष्टताओं को बनाए रखने के लिए पृथक अस्तित्व की मांग करता है। क्षेत्रवाद के कारण क्या क्या हैं? क्षेत्रवाद के कारणों में आर्थिक कारण भी है। आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास के स्तर में राज्य में असमानता, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा दर, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं में स्तर में अंतर, इससे क्या क्षेत्रवाद बढ़ेगा। एक जगह कम विकास हो रहा है, एक जगह बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, तो जो कम विकास वाले हैं वो कहेंगे कि हम तुमसे अलग हैं, हमारे लिए ये सुविधाएं चाहिए, उनके लिए वही सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही हैं, तो वो क्षेत्रवाद अपने से जुड़ाव करने लगते हैं। भाषा के आधार पर इससे भारतीय राज्यों का गठन होता है। भाषा के आधार पर जैसे आंध्र प्रदेश बना, गुजरात, महाराष्ट्र हैं, उनमें भी विभाजन हुआ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब का विभाजन है। धार्मिक कारणों भारत पाक विभाजन हुआ, क्षेत्रवाद का कारण है। उन्हें अपने क्षेत्र मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा लगाव हो गया राष्ट्र भारत की तुलना में। और क्षेत्रवाद का कारण ही बांग्लादेश का गठन भी है। भौगोलिक कारण उत्तराखंड है, एक पर्वतीय हिस्सा जो है यूपी का, उन्हें अपने उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्से से ज़्यादा लगाव हो गया। उन्होंने कहा हमें यूपी में नहीं रहना, अलग रहना, तो उत्तराखंड राज्य बना। पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड। झारखंड में संसाधन अधिक हैं, उन्होंने कहा हमारे पास संसाधन अधिक हैं, विकास कम हो रहा है, तो बिहार से अलग क्षेत्र, अलग थलग होकर राजस्थान, झारखंड बना लिया उन्होंने। प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय दल सत्ता हासिल करने के लिए, अधिक स्वायत्ता हासिल करने के लिए भी स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। केंद्र के पास ज़्यादा संसाधन अधिकार हैं, केंद्र का विरोध, राज्य की मांग जिससे अधिक सुविधाएं मिल सकें। उत्तरी दक्षिणी राज्यों को अलग, हिंदी, गैर हिंदी भाषी, हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी में बंटवारा,
उपसंस्कृतियाँ राष्ट्र से अपने को अलग मानते हैं। क्षेत्रीयता का स्वरूप प्रदर्शन, पृथकवाद, सबसे चरम जो स्थिति है वो है पृथकवाद, संघ क्षेत्र से अलग होने की मांग। कारण असंतुलित विकास है, अपनी अलग पहचान है, संस्कृति है, ये सब का बहाना देते हैं। निजी स्वार्थ, धर्म संस्कृति का प्रयोग करते हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ का प्रयोग करते हैं, इससे आंतरिक अशांति फैलती है। पृथक राज्यों की मांग, पूर्व में महाराष्ट्र पृथक राज्यों की मांग जो धीरे धीरे पहले गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की मांग बनी और वो बने भी, और अब बोडोलैंड, विदर्भ, हरित प्रदेश और गोरखालैंड ये सब की मांग चल रही है। उत्तर दक्षिण प्रवृत्ति, हिंदी गैर हिंदी भाषी राज्यों में बंटवारा, उत्तर दक्षिण बंटवारा, अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं, नदी जल बंटवारा, विद्युत वितरण, संसाधनों का आवंटन, रोजगार विस्थापन, भी राज्यों के मध्य तनाव क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। केंद्र राज्य तनाव बढ़ते हैं, इससे केंद्र व राज्यों में अलग दलों की सरकार बनने से केंद्र सरकार के नेतृत्व अवहेलना करते हैं, तनाव बनती है, अधिक स्वायत्त की मांग करते हैं वे। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या होंगे? क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम में सबसे पहले आएगा जो अखंड देश की अखंडता और एकता अखंडता है उसको नुकसान पहुंचेगा, वो खतरा बना रहेगा। दूसरा तनाव रहेगा, हिंसा रहेगी, अशांति रहेगी, और सार्वजनिक संपत्ति को दंगे होंगे, सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचेगा। राष्ट्र की एकता अखंडता पर प्रभाव होगा, संघीय व्यवस्था के विरुद्ध राज्य के निवासियों में एक दूसरे के वैमनस्य आएगा, स्थानीय स्वार्थों को बढ़ावा देकर राजनीति करना, क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से ऊपर रखना, असहिष्णुता को बढ़ावा, सबसे बड़ा ये मतलब एक दूसरे मिलकर नहीं, भाईचारा खत्म होगा। क्षेत्रवाद के कारण वर्गीय प्रवृत्ति को बढ़ावा, जिससे प्रत्येक वर्ग अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज को श्रेष्ठ व अन्य को हीन समझने की मनोवृत्ति से पीड़ित होता है। स्वहित व स्वश्रेष्ठता की हठ धर्मता से असहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय प्रगति में अवरोध बनता है, निरंतर नवीन विद्रोहता इन्हीं में लगा रहेगा केंद्र, तो फिर विकास क्या हो जाएगा? आपसी भाईचारा विखंडित होता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय क्या हैं? तो असंतुलित आर्थिक प्रयास, उपाय क्या कर? संतुलित आर्थिक प्रयास की विकास किया जाए, विकास के आर्थिक विकास को आधार बनाया जाए, राष्ट्रीय हितों को वरीयता दी जाए, विरोधी गतिविधियों को कठोरता से उन्मूलन किया जाए, भारत के लोगों को नेशन फर्स्ट मानना होगा, समन्वयकारी व कठोर संघीय व्यवस्था, संघवाद का सहयोगी ढांचा स्थापित किया जाए, संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाए, जो अपने वोट बैंक के लिए दलों का बहिष्कार करना चाहिए, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। राज्यों की समस्याओं का विवेकपूर्ण हल, शिक्षा एवं जागरूकता, राष्ट्र के नागरिकों को सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक मेलजोल के आधार पर संबंध बनाना, ये राष्ट्र के नागरिकों को करना होगा। राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नागरिकों राज्यों को प्रोत्साहन करना चाहिए, भारत को जानो जैसे कार्यक्रमों को बढ़ाना चाहिए। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें बहुत किया है।